तो एक पेंटिंग है, ठीक है, तो वो पेंटिंग कैसे दुनिया के सामने आई और कैसे उस पेंटिंग ने कहर मचाया। तो क्या है कि एक बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट शॉन रॉबिन्सन। अच्छा। तो क्या होता है कि शॉन रॉबिन्सन को पता चलता है एक दिन कि यार उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, और ग्रैंड मदर की विल के हिसाब से जो ग्रैंड मदर का घर है और उसकी सारी चीज़ें वो शॉन रॉबिन्सन को मिलती हैं। तो शॉन रॉबिन्सन जाता है घर में, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे घर की चीज़ें देखता है। तो क्या है कि बाहर घरों में जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि घर के ऊपर स्टोर रूम बनाते हैं या दुछत्ती बोलते हैं उसको, तो ऐसे एटिक बोलते हैं, इंग्लिश में एटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटिक्स बने होते हैं। तो वो शॉन रॉबिन्सन उस एटिक में जाता है, तो वहाँ देखता है कि उसको एक पेंटिंग मिलती है, जिस पेंटिंग में एक आदमी की तस्वीर होती है और वो आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। और वो उस पेंटिंग को उतार के नीचे लाता है और वो देखता है, उसको पता नहीं क्या उस पेंटिंग से अट्रैक्शन होता है, क्या होता है। वो कहता है कि इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। तो जैसे ही वो उस पेंटिंग को अपने घर ले जाता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है, यार शॉन ये ना पेंटिंग मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसको प्लीज़ तुम मत लाओ घर में। कह रहा नहीं यार, नॉर्मल पेंटिंग ही तो है और हम लगाते हैं इसको। तो जैसे ही शॉन उस पेंटिंग को अपने घर में लगाता है, उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जैसे कि उनको ऐसा महसूस होता है कि रात को उनके घर में कोई टहल रहा है, मतलब कि कोई आवाज़ नहीं आ रही उनको चलने की, बट एक फीलिंग है कि कोई है हमारे घर में ना, इधर से उधर जा रहा है, कुछ है हमारे घर में। मतलब कई बार ऐसा महसूस भी होता है, जैसे कई बार हम लोग घर में अकेले रह जाते हैं तो महसूस होता है ना कि हाँ कि कोई इधर से निकल के गया है, कोई इधर से निकल के गया है। जैसे घर में मान लो कि हम कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन में इतना दिमाग फोकस्ड है या कुछ काम कर रहे कंप्यूटर में बैठ के, तो हमारे पीछे से कोई निकल के जाए, मम्मी पापा भाई निकल के जाए, तो सब पता चल जाता है कि अरे कोई गया पीछे से। और थोड़ी देर में देखते तो फिर मम्मी या पापा दोबारा कमरे में आ रहे, पता चलता है कि सामान, तो वो पता चल जाता है कि हाँ आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई, लेकिन एक वो फीलिंग जनरेट होती है। हाँ, पता चल, मतलब हमारे अंदर सेंसेस हैं, पता चल जाता है कि कोई है। वो हमारी वो एक सिक्स्थ सेंस है ना, वो उस इनविजिबल थिंग को रीड करती है कि हाँ कोई है चारों तरफ। तो उनको ना ये चीज़ महसूस होने लग जाती है, कोई है घर में भाई हमारे। फिर थोड़े दिन बीतते हैं तो वही आवाज़ें वगैरह खटपट ऐसे होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वाइफ बोलती है उसको कि देखो यार कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन शॉन जो अपनी वाइफ की बात को सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, शॉन के घर में आग लग जाती है। कोई नहीं जानता क्या रीज़न था, क्यों लगी, किस वजह से लगी, नोबडी नोज दैट। लेकिन जब आग लगने के बाद और आग को बुझाया जाता है, उसके बाद जब शॉन अपने घर में घुसता है और शॉन की वाइफ घर में जाते देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जला है, तो देखते हैं कि उनका जो ड्राइंग रूम है वो जल के पूरा राख हो चुका है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो बची हुई है वो है वो पेंटिंग जली नहीं। पेंटिंग दीवार पे टंगी हुई थी, वो पेंटिंग दीवार से टूट के नीचे गिर गई। उस पेंटिंग के चारों तरफ की चीज़ें जली हुई हैं, लेकिन उस पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है। एग्जैक्टली, वो पेंटिंग ऐसे की ऐसी है। अब उसकी वाइफ बोलती है शॉन से कि शॉन देखो, मैंने तुम्हें बोला था, सारी चीज़ें तुम देखो जल के राख हो चुकी हैं तुम्हारे चारों तरफ, पर एक ये पेंटिंग है, इसको एक खरोंच तक नहीं आई है। शॉन भी कहता है कि ठीक है। शॉन उस पेंटिंग को किसी और को बेच देता है। ऐसे ही वो पेंटिंग उस इंसान के घर में रहती है और उस इंसान के घर में भी कुछ समय बाद आग लग जाती है। अच्छा। और सब कुछ जल जाता है, वो पेंटिंग जलती है। ऐसे ही वो पेंटिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के क्या कहते हैं मूव होती रहती है। और 6, 7, 8, 9, 10 लोगों के साथ सेम सिनेरियो होता है। पेंटिंग उनके घर में जाती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, आग लग जाती है, घर जल जाएगा या वो पूरा कमरा जल जाएगा, पर उस पेंटिंग को कुछ नहीं होता। तो सब एक पैटर्न नोटिस कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे। अब क्या होता है कि जब होता है ना कि कोई मान लो कि किसी लास्ट पर्सन का घर जला होगा, तो उसने इस पेंटिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करना
शुरू किया होगा कि यार सब कुछ तो जल गया इस पेंटिंग में, ऐसा क्या ही नहीं जली। हाँ, जिनके भी पास गई होगी, ठीक है, सबको पता फिर होगा ना वो- ये चीज़। फिर उसने वहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू करा, फिर वो बंदा पहुंचा शॉन के पास। अच्छा, जो सबसे पहला ओनर था। हाँ, हम्म, तो शॉन से पूछा उसने कि भाई क्या है, इसके बारे में बताओ भाई, हम्म, तुम्हारा खुद का भी घर जला है। हम्म। ठीक है, अगर साले तुम्हारे घर जल गए, हमारे भी जलवा दिए तुमने। एग्जैक्टली तो अब होता क्या है कि शॉन बोलता है कि भाई ये जो पेंटिंग है हम्म, ये मेरे को मेरी दादी के घर से मिली थी, जो उन्होंने एटेक में रखी हुई थी पिछले 25 सालों से। अब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ कुछ नहीं हुआ था, पिछले 25 सालों से मेरी दादी ने एटेक में रखी हुई थी। हम्म, मेरी दादी ये दुनिया से गई और विल में वो घर और उस घर का सारा सामान मुझे मिला था, तब मैं ये पेंटिंग निकाल के लाया था, मुझे भी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं। ओके। तो उसने बोला कि चलो एक काम करते, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है, वो उस पेंटिंग की थोड़ा जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि उसकी दादी को कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो उनको ये पता चलता है कि उसकी दादी जो थी उस पेंटिंग को एक शॉप से ख़रीद के लाई थी। ठीक है, फिर वो शॉप के पास तक पहुँचते हैं जहाँ से वो पेंटिंग ली होती है। खूब खोजने के बाद उनको ये पता चलता है हम्म, कि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग एक ऐसे इंसान ने बनाई थी जो इंसान मेंटली इल था, पागल था, वो डिप्रेस था, और उसने ये पेंटिंग सिर्फ कलर्स से नहीं बनाई है, उसने इस पेंटिंग के अंदर कलर्स के साथ अपने ब्लड को मिक्स किया है। ओ तेरी। और उस पेंटिंग में जो चीखता हुआ इंसान बना है ना, उस आर्टिस्ट ने या उस इंसान ने, उस मेंटली इल इंसान ने जब ये पेंटिंग बनाई तो उसने अपना पूरा दुख, दर्द, हर वो एक बुरा मोमेंट जो उसने अपनी ज़िंदगी में जिया, वो पूरी फीलिंग, इंटेंशन और इमोशन इस पेंटिंग के अंदर उतारी है उसने। ओ भाई। मतलब ये पेंटिंग उसके दर्द का आईना है। था क्या उसमें, पेंटिंग में क्या बना हुआ था? मैं फ़ोटो लगाऊंगा। उस पेंटिंग में एक आदमी के चेहरे की आकृति है, हाँ हाँ। जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ और रोता हुआ महसूस होता है। और दिख रहा है पेंटिंग में। हाँ, कि उसको कितना दुख और दर्द है और वो चीख रहा है। ओके। वो पेंटिंग चीख रही है दर्द तो में। वो तो अपने आप में यार इतनी डिस्टर्बिंग पेंटिंग है, मतलब कि क्या कहते हैं, वो आदमी चिल्ला रहा है तब भी लोग उसको अपने घर में लगा रहे हैं, शोकेस, एज अ शोकेस। क्या पता नहीं यार लोगों को क्या क्या शौक क्या है क्रेज यार, है ये हाँ? कि ना, कि मतलब ऐसी डिप्रेसिंग चीज़ की रोती धोती हाँ। चीज़ों को आप घर में लगाओ। अब वही है ना कि वो खुद में अपने आप में इतना अनयूजुअल सा पीस है वो, है ना? एग्जैक्टली। उसको कैसे कोई डेकोरेशन में लगा सकता है? तो जब उनको ये हिस्ट्री पता चलती है इसकी, तब यार वो तब बड़े तो वो भाई हो जाते हैं। तब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार इस पेंटिंग को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, इस पेंटिंग को जला देते हैं। तो एक बोन फायर बनाते हैं और उस पेंटिंग को उसमें डालते हैं और वो आग लगा देते हैं उसको। पेंटिंग जलने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। अब वो चले जाते हैं घर। फिर एक पेंटिंग जल गई पेंटिंग। हाँ, उनके सामने पेंटिंग जल गई। ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, 1.5-2 महीने बाद फिर खबर आती है कि ये कहानी है लंदन और या इंग्लैंड, हाँ लंदन या इंग्लैंड के किसी शहर की कहानी है। तो उसको खबर आती है कि यार उसके शहर में ना ऐसी खबरें आ रही हैं कि घरों में अपने आप आग लग रही है। और शॉन के कान खड़े कि यार ये घरों में आग लगने की खबर कहाँ से आ रही है ये, और मिस्टीरियस फायर्स लग रही हैं कि कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं पता क्यों मतलब लग उसके रही हैं। बाद भी बहुत सारे घरों में आग लगी है। हाँ, तो अब शॉन कहता है कि यार पेंटिंग साला हमने उस दिन जला दी थी। ठीक है, तो अब शॉन इन्वेस्टिगेशन करता है, जिन घरों में आग लगी होती है उनके पास जाता है। वो बोलता है कि भाई आपके घरों में आग लगी है वो, तो वो बोलते हैं कि किस वजह से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब वो उन लोगों से मिलता है तो कहते हैं कि यार हमें भी नहीं पता किस जगह से आग लगी, सब कुछ जल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं जली, वो थी ये पेंटिंग। ओ भाई, शॉन के दिमाग के तोते उड़ गए। वो कह रहा है यार ये पेंटिंग तो मैंने अपने हाथों से जलाई है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई। तो वो बोलता है इंसान कि यार मैं तो इसको एक शॉप से खरीद के लाया था। अच्छा, किसी को मिली होगी वो, अब वहाँ ग्राउंड में जहाँ पे भी उन्होंने जला, लेकिन
नहीं, बात तो ये है ना कि वो जल गई। वो पेंटिंग तो जल गई थी। तो हाँ, शॉन तो कह रहा है ये पेंटिंग आई कहाँ से? ये कौन सी पेंटिंग है फिर? शॉन ने उनको एक्सप्लेन करा कि भाई हम भी ऐसी ऐसी चीज फेस कर रहे थे हम्म। और हमने तो पेंटिंग जला दी थी और ये जो पेंटिंग थी ये मेरी ग्रैंड माँ के एटिक में रखी हुई थी पिछले 25 सालों से, और जब वो इस दुनिया से गई तब मेरे को ये पेंटिंग मिली थी, लेकिन आपके पास ये कहाँ से आई? तो बोलते यार हम तो एक शॉप से खरीद के लाए थे। हाँ। वो शॉप तक पहुँचे, शॉप वाला कहता मेरे यहाँ तो बहुत टाइम से रखी हुई थी, ठीक है। तो अब उनको ये चीज़ हो जाती है, शॉन के दिमाग में ये चीज़ घूमती है कि ऐसी कितनी पेंटिंग्स हैं ये। फिर क्या होता है कि एक रेडियो शो आता था उस टाइम पे बहुत फेमस उनके शहर में, तो ना वो उस रेडियो शो पे जाते हैं और इस चीज़ को फिनोमेना जो था, ये मिस्टीरियस फिनोमेना, इसको एक्सप्लेन करते हैं वो कि भाई ऐसा था, ये था, वो था। ये रेडियो शो वो तो नहीं है आर्ट बेल? नहीं आर्ट बेल नहीं। आर्ट बेल भी तो अपने आप में एक है, एक लेजेंडरी चीज़ है यार, तगड़ी चीज़ है कोस्ट टू कोस्ट AM। हाँ। आर्ट बेल बहुत लेजेंडरी चीज़ है। और क्या होता है कि वो रेडियो शो पे जाते हैं और सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, सारी स्टोरीज। तो उस रेडियो शो का जो होस्ट होता है ना, वो क्या कहता है कि ठीक है, काम करते हैं हम कि मैं इस रेडियो शो के थ्रू अनाउंस करूँगा और उनसे कहता हूँ कि ये जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम बताते हैं वो कि द एंग्विश्ड मैन करके, और द वीपिंग मैन करके भी बोला जाता है। ओह, द वीपिंग मैन, सही कह रहा है। द वीपिंग मैन और द एंग्विश्ड मैन भी 2 नाम है इस पेंटिंग के, 2 नामों से जानी जाती है। तो उन्होंने बोला कि द वीपिंग मैन करके एक पेंटिंग है, और उन्होंने उस पेंटिंग का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन करा कि पेंटिंग में ये है, ये है, ये है। अब वीपिंग मैन तो कोई सा भी वीपिंग मैन हो सकता है, पर वो पर्टिकुलर पेंटिंग कैसी है उन्होंने एक्सप्लेन करा। और उन्होंने बोला कि जिन भी लोगों के पास ये पेंटिंग्स हैं, उन्होंने बोला कि ये पेंटिंग श्रापित है सारी। हाँ, उन्होंने यही बोला कि जिन भी लोगों के पास ये पेंटिंग्स हैं, हमें वो पेंटिंग भेजो, ये पेंटिंग श्रापित है, और ये पेंटिंगों की वजह से लोगों के घरों में मिस्टीरियस आग लग रही है जिसमें सारे घर जल जा रहे हैं और ये पेंटिंग्स बच जा रही हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो ये सब पेंटिंग्स भेजो हमें, और क्या उनके पास साथ भी पास्ट में कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ हुई है तो हमें लेटर्स के थ्रू बताओ। स्टूडियो में सेम वही इतनी सारी पेंटिंग्स आती हैं ना, और उनके साथ आते हैं लेटर्स। स्टूडियो तो फट गया होगा। नहीं, स्टूडियो तो नहीं फटा, बट उनको जानने के लिए, हाँ, उनको जानने के लिए मिला कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं कि मिस्टीरियस आग लगी हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब होता क्या है कि अब वो करते हैं कि ठीक है भाई, अब हम इन सारी पेंटिंग्स को जला देते हैं। तो वो एक बहुत तगड़ी बोनफायर लगाते हैं उन पेंटिंग्स की और सब में आग लगा देते हैं वो। तो उनको लगता है कि भाई ये जितनी थी जल गई और अब इसके बाद तो कोई पेंटिंग्स बची नहीं होंगी। लेकिन पॉइंट ये आता है कि अब वो ये सोचने पे दिमाग लगाते हैं कि भाई तुम्हारी ग्रैंड मदर के एटिक में तो ये पेंटिंग पिछले 25 साल से पड़ी हुई थी, और शॉन के पास जो पेंटिंग थी ना, वो ओरिजिनल पेंटिंग थी। अच्छा, वो पहला पीस था जो उन्होंने लिया था? एग्जैक्टली, वो ओरिजिनल पेंटिंग थी। क्योंकि उनको ये पता कैसे चला कि ये ब्लड से बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने उस पेंटिंग की टेस्टिंग कराई थी। अच्छा, उसमें ब्लड सैंपल्स मिलेंगे तो उसमें ऑयल कलर्स के साथ ब्लड भी मिक्स था, तब उनको उस टेस्टिंग के थ्रू पता चली थी ये चीज़। ठीक है। तो शॉन के पास था ओरिजिनल पीस। तो बात वो ये दिमाग लगाने लगे कि तुम्हारे पास जब ओरिजिनल पेंटिंग थी और तुमने ये पेंटिंग जला दी थी, तो इस पेंटिंग की मल्टीपल कॉपीज कौन से टाइम में बन गई? वही तो सोचने वाली बात है ना। वो जब एक पीस उसके पास था ओरिजिनल, तो ये इतनी सारी कहाँ से आई? ये मल्टीपल कॉपीज कैसे, हाँ, और कैसे? कब बन गई है? तो ये बहुत फैसिनेटिंग बात है। तो बता रहा 25 साल पहले वो पहला पीस बना था, वो जो पहली पेंटिंग थी। हाँ, 25 साल पहले। उस टाइम से लेकर 25 साल के बीच में कितना गैप है? कितना गैप है? तो उनको ये जवाब कहीं से कहीं तक नहीं मिला। और उसके बाद भी जब उन्होंने वो सारी पेंटिंग जला दी ना, उसके बाद भी लोग टाइम टू टाइम उनके स्टूडियोज में वो वीपिंग मैन की पेंटिंग और साथ में लेटर अटैच करके भेजते रहते थे। वो तो सदमे में जी रहे होंगे स्टूडियो वाले जब भी पेंटिंग आती होगी। ये पता नहीं कि ये सिनेरियो कब तक चला, लेकिन भेज तो। अब उनको इतना ज़्यादा शॉक लगाना ये बात जान के कि इस पेंटिंग की जो पहुंच है
वो कितने ज़्यादा लोगों तक है, और शॉन ये सोच रहा था कि बस ये एक पेंटिंग है अच्छा हाँ, ये मतलब जिसको जला के उसने छुटकारा पा लिया जो उस चीज़ जो से। मतलब उनके पास पेंटिंग्स वापस आ रही थी, वो मतलब उन्हीं के शहर से आ रही थी या कंट्री से बाहर या अलग अलग जगहों से, बाहर कंट्रीज से भी आ अदर रही थी कंट्रीज उनके। से भी? हाँ, और उनके ओके। शहर के अलावा और दूसरे शहरों से भी आ रही थी। तो मतलब वर्ल्ड उनको वाइड, वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में तो नहीं है? नहीं, इंडिया को तो नहीं पता मुझे होगी कि नहीं होगी वो पेंटिंग, बट अब तो वो पेंटिंग इंटरनेट पे मौजूद है। मैं इमेज हाँ। लगाऊंगा, हम पॉडकास्ट में लगाएंगे तो उस ये वाली पेंटिंग की इमेज पेंटिंग को। मत खरीदना कभी। तो ध्यान रहे हाँ। आप उस पेंटिंग को ना खरीदें। हम्म। तो भाई ये एक और ख़तरनाक मिस्ट्री थी। ज़ॉम्बीज़ की मूवी देखी है तुमने? हाँ हाँ, बहुत है? सारी। रेजिडेंट एविल। हाँ हाँ, फेमस रेजिडेंट वही एविल, है। और वो कौन सी थी, वर्ल्ड वॉर जी, हाँ। आई एम वो लीजेंड। हाँ। तो उसमें ज़ॉम्बीज़ को कैसा दिखाया उन्होंने? एकदम मरा हुआ इंसान है जो पता हम्म। नहीं किसी तरीके से जिंदा हो रखा है, और वो मार रहा है, काट रहा है लोगों को, और इन्फेक्ट कर रहा मतलब है। कि एक तरीके से वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में वो सोच पा रहे हैं कुछ ना कुछ, तभी तो वो चीज़ों को मतलब वो कर रहे हैं कि काट रहे हैं, किसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हाँ खाना चाहिए हाँ हाँ हाँ। बेसिकली, है ना? तो हम्म ये जो कहानी कहानी क्या, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि इसका ओरिजिन क्या था, कि हम्म कहाँ से उभर के आया ये चीज़। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हाँ, ये मतलब? कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये रहा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया है 1929 से। ओके 1929 से ये स्टार्ट हुआ है। तो एक अफ्रीकन कंट्री है, एक कंट्री है अफ्रीकन, तो उसमें एक हैती नाम की जगह है। हैती। हैती, ओके। है ना? और उसमें एक आर्टिबोनाइट वैली है, एक आर्टिबोनाइट। आर्टिबोनाइट वैली उसका नाम है। हम्म तो वहाँ पे कहते थे कि वहाँ पर जो है ना वो ज़ॉम्बिफिकेशन करते हैं बंदों का। ज़ॉम्बिफिकेशन। हाँ, क्या होता है ये? ज़ॉम्बिफिकेशन। ज़ॉम्बिफिकेशन मतलब कि वो लोग जो मर जाते हैं लोग, उनको कब्रों से निकाल करके उनके ऊपर जादू टोना करते थे। उसमें जैसे किसी की बॉडी है, हम्म उसमें उनके पास जादू टोना करने के बाद जो भी आत्मा रहती होगी उसको उसकी बॉडी में डालते थे, हम्म। उसको ज़िंदा करते थे और उसके बाद उनसे काम करवाया जाता था। क्या ये रियल है? हाँ। मतलब कि मरे हुए इंसानों को हुँ। कब्र से बाहर निकाला, हाँ। उनके ऊपर कुछ भी जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, हाँ, अफ्रीकी जादू टोना जो जो अफ़्रीकी, था, हाँ, जो वुडू वगैरह वो सब करते हैं हाँ, ना। वो किया उन्होंने। और हाँ, उसके बाद वो मुर्दा लाशें जिंदा ज़िंदा हो होती थी। जाती थी, और हाँ, जो उनसे काम करवाना क्या होता ये था अब वो भी काम होता है? करती थी। अब का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ, ये 1929 के बाद से ये चीज़ें ज़्यादा आने लगी मीडिया में, है ना? तो ये पता ये तब चला कि एक लड़की थी, उसका नाम था अ, फेलिसिया मेंटर। अच्छा। फेलिसिया मेंटर नाम की एक लड़की थी। तो वो जो है ना, वो खेतों में घूम रही थी। हम्म तो उसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम है ज़ोरा हस्टर्न। हम्म उसने उस बंदी को देखा, है ना? वो वहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई थी। जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाते ना हाँ हाँ। ट्राइब्स वगैरह की, हम्म जो उनके ऊपर बना रही थी, वो ब्लैक्स के ऊपर। हम्म तो वहाँ के जो आदिवासी थे, उनके ऊपर बायोग्राफी बनाने के लिए वो वहाँ पे गई हुई थी। तो उसने देखा कि ये जो लड़की सामने से चल के आ रही है, ये मेरी देखी हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जानती हूँ इसको, और जबकि वो उसकी फ्रेंड थी। समझा नहीं मैं मतलब। मतलब कि जो लड़की जो सामने से चल के आ रही थी ना, हम्म। वो उसकी फ्रेंड थी। जो लड़की मूवी बना रही थी वहां पे। जो मूवी बना रही थी, वो ज़ोरा हर्टस्टन, हम्म है ना? उसकी फ्रेंड थी फेलिसिया मेंटर, हम्म। है ना? और फेलिसिया मेंटर सामने से चल के आ रही थी। अच्छा, तो जोरा जब वहां पे हाँ। थी, हुँ, रिकॉर्डिंग कर रही थी वीडियो, तो उसको हुँ। दिखा सामने से एक लड़की आ आ रही रही है, है और वो जो मेरी फ्रेंड है या फ्रेंड जैसी लग अच्छा, रही जो है। उसकी फ्रेंड की तरह दिख रही है, हाँ, अभी उसको कंफर्म नहीं हुआ है। कन्फर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो वो पास आती है और वो देखती है उसके पीछे एक आदमी चल रहा हम्म है ना? तो जैसे ही वो इसके पास आती है, वो जो ज़ोरा है, हम्म। ज़ोरा उससे सवाल करती है कि तुम मेरी फ्रेंड जैसी लग रही हो। लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती उस चीज़ का। अच्छा। उसको ऐसा लगता है कि ये नशे में है ना? हम्म। उसके बाद उसके पीछे जो आदमी चल रहा होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसी के साथ हो? अच्छा, है ना? तो वो कहता है हाँ। तो फिर वो बताता है कि क्या नाम है कि ये कौन है? वो कहता है ये ज़ॉम्बी है। मतलब वो आदमी बताता है कि हाँ। ये लड़की जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, हुँ। वो एक ज़ॉम्बी एक है। ज़ॉम्बी है। तो उसमें वो बायोग्राफ़ी तो बना ही रही थी वो।
हाँ है ना? उसके बाद वो पूछती कि ज़ॉम्बी मतलब मैं समझी नहीं क्या है? क्या सीन चल रहा है ये? तो मेरे ये को समझ टर्म नहीं आ क्या रहा। है ये बेसिकली? क्या है ये? हाँ, है ना? उस टाइम पे नहीं पता था ज़ॉम्बी हाँ। वगैरह ये क्या होता है। तो मतलब कि जो हाँ, ज़ॉम्बी वर्ड दिया हाँ, वो उस अफ्रीकी तांत्रिक ने दिया तांत्रिक है। ने दिया उसको। हाँ, ओके। तो तब तक कुछ नहीं पता था ज़ॉम्बी नाम भी होता हुँ। है ना? तो फिर वो पूरा प्रोसेस बताता है कि मैंने क्या किया इसके साथ। अच्छा। कि उसने जगह भी बताई उसको कहाँ से लेके आया। उसने बताया कि मैं ग्रेवयार्ड में गया था, हुँ, वहाँ हुँ। से उसको निकाला, उसके बाद इसके ऊपर जादू-टोना किया है हुँ, हुँ। और हम इनका इस्तेमाल हमारे मतलब जो अफ्रीकन जो वो है ना, ट्राइब है, वो बेसिकली उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है बहुत बड़ा, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो अब आदमी कम पड़ते हैं, तो वो ये चीज़ करते हैं कि मुर्दों को निकालते हैं, उन पे जादू-टोना करते हैं और उनको खेत में काम करवाते हैं उनसे। ओह! भैंस की आँख भाई ये सिनेरियो चल साहब। रहा था वहाँ पर। तो उसके बाद उसने एक किताब भी लिखी थी द ज़ॉम्बी फैक्ट एंड फ़िक्शन। अच्छा ये बुक भी लिखी है हाँ, उसने ज़ोरा ने इसी ये इसी किताब चीज़ के लिखी है, ऊपर? इसी अच्छा, चीज़ के मतलब ऊपर। उसका पॉजिटिव पर्पस था इसके पीछे हाँ, कि हाँ, मैं चलो एग्रीकल्चर कराता हूँ, ऐसे ही पड़े हुए हैं कब्र में, इन्हें उठाओ, इन्हें काम पे लगाओ। वो हुँ। उसको देख के ना तब चौंकी जब उसने देखा ना कि सामने से आ रही है और ये तो 8 साल पहले मर चुकी है और ये पैदल ज़िंदा कैसे चल रही तो है? वो तब सेम ही लोकेशन से बिलॉन्ग करती है जो बायोग्राफी बनाने गई थी वहाँ पे? नहीं, वो सेम लोकेशन से तो नहीं वो थी। उसकी फ्रेंड कैसे बन गई वो? कौन? नहीं, ऐसा था कि ये जो दोनों थे, ये एक वो जो वो थी, वो एक्टर थी, हुँ, हुँ। है ना? तो वो एक शूटिंग में मिले थे और वो बताता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। हुँ, हुँ। एक शूटिंग पे एक हादसा हुआ उसके साथ, लड़की के साथ, उसको हुँ। चोट लग गई। उसके बाद वो ज़ोरा वहीं पे थी, हुँ, उसी के हुँ। सामने ये सीन हुआ। ठीक उसके है। बाद उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया, हुँ, तो वो वहाँ पे भी गई, तब भी उसी के साथ थी वो। हुँ। फिर जब उसको जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद चोट वगैरह उसको ज़्यादा लगी थी, तो वो बच नहीं पाई थी और जब उसका ग्रेवयार्ड में उसको दबाया गया, तब भी वो वहाँ पर मौजूद थी। नहीं, तो मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जो हुँ, फ़िल्म कर रही थी वहाँ पे, हुँ, हुँ। जिसकी वो जिसको अपनी फ्रेंड दिखाई देती है, क्या ये दोनों सेम लोकेशन से बिलॉन्ग करते थे? तभी हाँ, तो वो दोनों सेम थे। नहीं, क्योंकि तभी तो तांत्रिक मतलब उसी लोकेशन में जहाँ पे वो बायोग्राफी बना रही है, क्योंकि तांत्रिक लेके आया है, ऐसा तो मतलब बेसिकली तो ये पूछना चाह रहा है वो दोनों लड़कियाँ भी अफ्रीकन थी कि किसी हाँ। और देश की थी वो? नहीं, ये तो उसमें क्लियरली बताया नहीं है कि वो ओके, अफ्रीकन थी या नहीं थी। ओके, ओके। लेकिन हाँ बट लेकिन मुझे लगता है आई थिंक वो सेम लोकेशन से बिलॉन्ग हुँ, करते थे अफ्रीका से, तभी तो वो ग्रेविएट से उठा के उसने वो सब कर एग्ज़ैक्टली लिया। हो सकता है हुँ। ऐसे तो नहीं मेबी हो सकता है वो कनाडा में थी और और वो अफ्रीका कै में आके अफ्रीका में मरी अफ्रीका में और वहाँ गई और उनको उसको दिख दफ़नाया गया। गया। हाँ। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही तो ये बात हो है। सकता है कि वो वहीं से बिलॉन्ग हाँ, करती हो। अफ्रीकन्स ही हैं वो हुँ। भी। लेकिन ये तो तभी से उस जब उसने ये सब किताब वगैरह लिखी, उसके बाद ये चीज़ें चर्चा में आई। तो उसके बाद जो है ना, अब हॉलीवुड वालों को पता चला ये चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा हुँ। चर्चा में आई, तो उन्होंने फिर मूवी बनाई जो सबसे पहली मूवी थी, व्हाइट ज़ॉम्बीज़। ओह! उसके भाई बाद मतलब अफ्रीकन्स से ये हुँ, ओरिजिनल आइडिया चोरी हुआ है और हाँ, हॉलीवुड ने इसके ऊपर मूवीज़ बना के इसको हाँ। अपना एक ओरिजिनल आइडिया बना आइडिया लिया। बना दिया कि व्हाइट ज़ॉम्बी हुई, ओह! उसके बाद एक मूवी आई किंग ऑफ ज़ॉम्बीज़, हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद फ्रैंकेनस्टाइन आई, हाँ, क्योंकि वो भी फ्रैंकेनस्टाइन। डेड था, उसके बाद वो एग्ज़ैक्टली, ज़िंदा हो गया था। एग्ज़ैक्टली। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। ओके। फिर एक केस और हुआ, मतलब कि अब लोगों के बीच में किसी ने सच्चाई मानी, किसी ने झूठ हुँ, हुँ। बोल दिया, है ना? तो फिर एक केस और हुआ था, एक बंदी थी, वो भी मतलब मर चुकी थी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही किया, निकाला और तंत्र-मंत्र किया। उसका जो हस्बैंड था वो भी मतलब रहता था, काफ़ी दूर रहता था वो। तो एक रात जब वो सोया, उस लड़की को मरे हुए हो गए थे 6-7 महीने। हुँ, हुँ। तो एक रात जब वो सोया, वो देखता सुबह उठ कर के कि एक लड़की है जो मेरे पास सो रही है और उसकी हवा हाँ? खराब हो गई। फिर से बताना, फिर से बताना। वो बंदा सोया, उसका हस्बैंड था जो, हाँ, हाँ। है ना? अब उसकी बीवी मर गई है 6-7 महीने पहले, हाँ, हाँ। है ना? ऑल ऑफ अ सडन वो उसकी वाइफ बगल में सो रही है। उसकी वाइफ़ सुबह जब उठता है तो कोई लड़की है जो उसके बगल में सो रही है और जब वो देखता है कि ये कौन है, तो वो जब पलटता है उसको कि ये तो मेरी वाइफ़ है। ओह मैन! उसकी हवा टाइट हो जाती है, वो उठ के भाई भाई भागने लगता है, साहब! चिल्लाता है, ये कौन है? भूत है? क्या नहीं है? ओह माय मतलब 6 महीने पहले उसकी बीवी हाँ। मरी है और एकदम हुँ। से उसके पीछे का रीज़न क्या था? शिट मैन! सेम यही रीज़न था, वुडू जादू किया था तो उसके वहाँ ऊपर। कैसे पहुँच गई वो उसके अपने रूम में ही? अब ये नहीं कह सकता भाई, ये अब स्टोरी में है उसमें। मेबी क्या पता वो हाँ। जब एक्टिव हुई हो, मौत से जागी हो, हुँ, तो जिसने जगाया हो उसी ने भेज दिया हो उसके पास। हुँ, तो अच्छा दूसरी बात ये है कि जब ये बॉडीज़ कब्र से निकली हैं, हुँ। तो क्या ये बॉडीज़ मतलब होता है ना कि सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ऐसी नहीं होती थी कि पूरी फुली इंटैक्ट रहती थी बॉडीज़ ये? नहीं, जैसा मैंने पढ़ा है उसमें, हुँ, हुँ। है ना? तो उसमें वो कहते हैं कि
जब कोई इंसान मरता है हम्म। तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो उसको निकाल देते थे। बेसिकली जब तक वो गले नहीं तब उससे पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, उससे मतलब वो पहले ही ताजा ताजा डेड हाँ, हाँ, बॉडीज ही हाँ, निकाल लेते वो हैं। निकाल देते थे पहले ही। ओके। उसके बाद अभी तो क्या नाम है, मैंने लास्ट में पढ़ा था कि एक बंदा है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर सर्च करेंगे ना इस चीज़ से कि हम्म। आर्टिबोनाइट वैली ज़ॉम्बीज़ करके अगर कोई सर्च करेगा गूगल हम्म। पे तो उस बंदे का आएगा नाम, कि वो 1994 में ही उसकी डेथ डेथ हुई हम्म। है ना? तो उसको बताते कि अभी भी है ये बंदा, ज़ॉम्बी बना हुआ है। ये बंदा ज़ॉम्बी बना हुआ है, बना मतलब हुआ है, मरने के बाद मरने जिंदा के बाद। होके हुँ, एज इन ज़ॉम्बी जी रहा है जी ये, रहा है और ये वहीं है, उन्हीं के एग्रीकल्चरल लैंड में काम वो कर रहा काम है। करता है। भाई साहब। बल्कि अगर तुम यूट्यूब पे भी खंगालोगे ना, कुछ वीडियोज़ मिलेंगे कि शायद कुछ टीम्स हैं और वहाँ पर गई हैं, उस बंदे का इंटरव्यू भी लिया है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत फेमस है, वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू के एंड से। वर्ल्ड वॉर टू के जो एंड में कौन मरा था जिसकी वजह से वॉर रुका, सब कुछ खत्म हुआ, वो था हिटलर, हिटलर, हाँ। एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर टू भी उसी की वजह से शुरू हुआ। तो जब एडोल्फ हिटलर मरा था तो जो सब जगह न्यूज़ में चीज़ें आई, मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग में न्यूज़ आई, वो थी कि हिटलर इज डेड नाउ एंड द वॉर इज ओवर। ठीक है। बट जब कई समय बाद इस चीज़ के ऊपर दोबारा से रिसर्च होनी चालू हुई, क्योंकि जब पता चला कि काफ़ी सारे नाजी सोल्जर्स जो थे, जो टॉप ऑफ द लाइन नाजी लेफ्टिनेंट मेजर जनरल थे, वो सब लोग भाग के साउथ ऑफ अमेरिका में चले गए थे। कंट्री लाइक अर्जेंटीना, माचू पिचू, पेरू, उन्होंने एंड इटली, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली जाके, कि जहाँ पे प्योर नाजीज, जिन्होंने नाजी आर्मी में हिटलर के साथ सर्व किया। तो जब ऐसी खबरें आने लगी कि बहुत सारे नाजी हाई क्लास मेजर जनरल्स भाग के सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और तो ये खबरें भी उड़ने लगी कि हिटलर भी हो सकता है कि भाग गया हो, वो मरा ना हो, क्योंकि हिटलर जो था अपने बॉडी डबल्स यूज़ करता था, अपने हम शक्लों को यूज़ करता था। तो उसकी वहाँ पर बॉडी मिली थी? हिटलर की बॉडी को बोलते हैं कि जब हिटलर मरा था और उसकी बॉडी को उनके बंकर से निकाल के, हिटलर और हिटलर की बीवी की बॉडी को बंकर से निकाल के जब लाया गया था, तो उनकी बॉडीज़ को ना बाहर गार्डन में रख के आग लगा दी गई थी। अच्छा। और जर्मनी में उस टाइम पे सबसे पहले अंदर जो घुसने वाली जो आर्मी थी वो थी रशियन आर्मी। ठीक है। ठीक है, तो रशियंस ये मान लो कि बस जर्मनी में घुस ही गए थे। और जब रशियंस वहाँ पहुँचे तो बोलते हैं कि उनको हिटलर की मतलब आधी जली हुई बॉडी, आधी जली हुई क्या, ऑलमोस्ट 95% बर्न बॉडी मिली थी, जिसमें कि उनको कुछ बोन्स मिले थे, उसका स्कल मिला था और जॉज के कुछ पीसेस मिले थे। तो मतलब 95% जली हुई है, तो भाई फिर तो पूरी मानना जल गई वो। हाँ, तो मतलब बोन्स के कुछ पीसेस एंड तो एशेस। हाँ, तो ठीक है। उससे मतलब पहचान कर पा रहे थे वो कि हाँ ये हाँ, तो उस क्या हुआ आदमी की कि है। उस टाइम पे उन्होंने उस बॉडी को उठाया, पैक करा, और कुछ जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले, जो हिटलर के जो क्लोज सोल्जर्स थे, उसके साथी जो थे क्लोज, तो जो भागे नहीं थे वहाँ से, उनसे जब पूछता, उन्होंने बोला कि हिटलर मर चुका है, दिस इज द बॉडी ऑफ हिटलर। अच्छा। ठीक है, जो ये बर्न बॉडी है हिटलर की, हिटलर इज डेड नाउ। तो जो बॉडी थी वो रशियंस ने कब्जा ली, और रशियंस अपने साथ लेके चले गए उस बॉडी को। फिर जब ये चीज़ें सामने आने लगी कि बहुत सारे नाज़ीज़ अर्जेंटीना में हैं और बहुत बढ़िया से सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर इस बात पे जब अटकलें उठने लगी कि हाँ यार, हिटलर भी ज़िंदा हो सकता है, और कई सारी थ्योरीज आने लगी कि लोग कहने लगे हाँ हमने हिटलर को देखा है, अर्जेंटीना के बीच पे उनकी एक बोट आई थी, उससे हिटलर को उतरते देखा हमने। इस तरह की बातें आने लगी, क्योंकि हिटलर के जो कई, जो मैंने जैसा बताया अभी कि साथी थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड्स जो थे हिटलर के, एडोल्फ आइकमैन एंड मैनी अदर पीपल लाइक दोज, तो उनको मोसाद ने पकड़ा था अर्जेंटीना में, है ना। और आइकमैन को शायद पकड़ के ले गए थे, आई थिंक जोसेफ मेंगेले।
तो जब वॉर क्राइम के लिए सज़ा मिल रही थी उनको, तो उनको लगा कि यार जब ये हिटलर के लेफ्ट एंड राइट हैंड्स को हम पकड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हिटलर भी जिंदा निकल हो, के भागा हाँ, हो यहाँ से और जिंदा कहीं हो ना कुछ। कहीं वो जिंदा हो। हम्म, तो अब होता क्या है कि जब रशियंस से हिटलर की जो भी लास्ट के कुछ अवशेष बचे हुए थे उसकी जली हुई बॉडी के, वो मांगे गए ना, और जब उन पे डीएनए टेस्टिंग करी गई तो जो रिजल्ट्स निकल के सामने आए वो दिमाग हिला देने वाले थे। क्या था वो? इतने सालों तक हम्म, हिटलर के जिन रिमेन्स को समझा जा रहा था कि ये हिटलर के रिमेन्स हैं, वो एक फीमेल के रिमेन्स निकलते हैं। ओ, हिटलर तो छोड़ो, वो दूर दूर तक एक मेल इंसान के रिमेन्स नहीं थे, वो एक फीमेल के रिमेन्स थे। तो पहली फिर मतलब पहली फिर बात तो यही फंस गई फिर हाँ, कि जब ये रिमेन्स ही एक औरत के हैं तो हम्म, कैसे मतलब उस टाइम पे ये बात छूट गई कि ये हिटलर नहीं हो सकता। हाँ, तो अब फिर निकली तो उन्होंने कहा कि जो आई विटनेसेस थे जो हिटलर के हाँ, साथ में उस टाइम पे हमने सोल्जर्स को कैप्चर करा था, उनके एविडेंसेस पे, उनकी जो बयान होते हैं उनके हिसाब से हमने मान के इसको मान लिया कि ये हिटलर ही हो सकता है। और जब ढूंढा भी गया तो पूरा उस टाइम पे जर्मनी को घेर लिया गया था, तो कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है कि हिटलर बच के भाग पाए। लेकिन जब और ज़्यादा इस चीज़ में रिसर्च करी गई तब पता चला कि जिस बंकर में हिटलर था उस बंकर में एक सीक्रेट टनल थी जो एक रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी। अच्छा, तो माना गया कि फिर मतलब ऐसी थ्योरी डेवलप करी गई कि पॉसिबिलिटी है इस बात की कि हिटलर इस जगह से भाग के निकल गया हो, और जिसको हमने सोचा कि इस इंसान ने अपने आप को गोली मार के सुसाइड किया वो हिटलर ना हो। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हिटलर है तो मे बी वो हिटलर का बॉडी डबल हो सकता है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे हमशक्लों को लेके घूमा करता था, वो कभी भी किसी से फर्स्ट हैंड नहीं मिला करता था। तो ये जो थ्योरी थी कि मेन स्ट्रीम में थ्योरी है कि हिटलर वाज डेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बट जब और एविडेंसेस निकल कर आए, रिसर्चेस हुई, हिटलर के और साथियों को ढूंढा गया, तब पता चला कि भाई जिन एविडेंसेस को, जिन रिमेन्स को हम मान रहे थे कि वो हिटलर के हैं, वो हिटलर के थे ही नहीं। इट वाज वहाँ तो उन्हें सबूत भी मिल गया ना वो। एग्जैक्टली कि वो एक किसी फीमेल के रिमेन्स थे। तो फिर मतलब यही अंदाज़ा लगाया गया, दिमाग लगाया गया ये हिटलर कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। तो फिर तो मिला ही नहीं ना वो उसके बाद। हिटलर मिला नहीं, लेकिन ना पता है इसके साथ ना एक और जो बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ती है हिटलर इस कहानी के आगे से, कि हिटलर भाग के कहाँ जा सकता है। तो वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, ये मतलब स्ट्रेट आउट ऐसा लगता है कि हॉलीवुड मूवी की कहानी है ये कोई। ठीक है, और इस पे कमाल की बात यह है कि इस पे ना एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। अच्छा, कौन सी? स्काईरिम नाम है उस मूवी का। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसी थ्योरी है कि हिटलर जब पूरे जर्मनी पे राज कर रहा था और जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू था तो उसने अपने साइंटिस्टों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में पूरा झोंका हुआ था कि जितना पैसा चाहिए सारे फंड्स मिलेंगे, एक से एक टेक्नोलॉजी बनाओ। तो आज जो हम आर्मी प्लेन्स देखते हैं ना, सुपरसोनिक जेट्स, सबसे पहले नाजी जर्मनी ने हाई स्पीड फ्लाइंग जेट डेवलप किया था। हाँ, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को वो करा, हाँ सबसे पहले, हाँ सबसे पहले वो जेट डेवलप किया था। फिर उन्होंने जब एंटार्क्टिका के लिए सबसे पहले जो मिशन भेजा गया वो हिटलर की तरफ से भेजा गया कि आप जाओ एंटार्क्टिका पे रिसर्च करो। तो कहते हैं कि जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन हाई जंप। अच्छा, तो जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उस मिशन को, तो बोलते हैं कि हिटलर को वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम है अगाथा। ओके, ठीक है, तो वहाँ से आती है थ्योरी, हॉलो अर्थ थ्योरी, कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक पूरी अलग दुनिया मिली उनको वहाँ पे, जिनको एक अलग सिविलाइजेशन मिली वहाँ पे, जो मतलब पृथ्वी जब से है तब से वो सिविलाइजेशन है वहाँ पर।
बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि हिटलर भागकर अगार्था में चला गया, अगार्था में चला गया और वो वहां रह रहा है बढ़िया से, जितने भी समय तक रहा वो वहां रहा। ठीक है, ये वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं बताता हूँ। अब जो स्काईरिम मूवी जो है, ठीक है, नहीं, फिर इसमें एक चीज है ना, ये थ्योरी आई कहाँ से, इसका बेस क्या था? हाँ, बेस इस थ्योरी का बेस ये था कि जब हिटलर मिला नहीं, हाँ, जब ये वाली बात कंफर्म हो गई ना कि जो रशिया के पास जो रिमेन्स थे वो जब टेस्ट करे गए तो भाई वो तो किसी औरत के निकले। हाँ, वो तो ठीक था है, कि वो फिर अब क्या हुआ ना कि जब चीजें ढूंढी गई तो जिन लोग वो जैसे मैंने बताया कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा मिलता है आपको। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें जानने के लिए मिलती हैं आपको, फिर उन जब चीजों को जोड़ के कहानी बनाई जाती है तब आपको पता चलता है कि यहाँ से कहानी इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है। हाँ, वो ये कि एक मैप के टुकड़े कर दो, जब उनको जोड़ोगे तो काफी रास्ते निकलते हैं। तो एक कहानी तो ये हो सकती थी कि हिटलर मरा नहीं, वो भाग के अर्जेंटीना चला गया अपने सारे ऑफिसर्स के साथ। ठीक है, एक कहानी ये भी हो सकती है कि हिटलर ने जो ऑपरेशन हाई जंप करा था अपनी पूरी आर्मी को भेज के अंटार्कटिका में, तो उनको वहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम अगार्था था, तो वो भाग के वहाँ चला गया। ठीक है, अब इस चीज जैसे तूने बोला कि इस चीज का बेसिस क्या है कि वो वहीं गया हो, क्योंकि जब हिटलर को उसकी आर्मी ने आके वापस सारी चीजें बताई, पूरे के पूरे एविडेंसेस दिए, पूरा का पूरा नरेट किया उनको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, तो वो सारे रिटन एविडेंसेस हैं जो बनते हैं ना, मिशन लॉग्स बनते हैं। तो उन्होंने मिशन लॉग्स में वो सारी चीजें मेंशन करी हुई थी, तो वो कहीं से मिला उनको कि हाँ भाई वो मिशन लॉग्स मिले उनको कहीं से। ठीक है, हाँ, मतलब उस चीज के कह सकते हैं छोटे एविडेंसेस हर चीज के मिले। हाँ, वो उन्होंने कहानी जोड़ के ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाली, तब उन्होंने ये सोचा कि मतलब कि वो वहां गया होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। हाँ, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो थोड़ा मेरे को भी मतलब बिलीवेबल नहीं लगती है, बट ये बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हाँ, अब क्या होता है कि हॉलीवुड की एक पिक्चर बनती है जिसका नाम है स्काईरिम। ठीक है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसमें दिखाया जाता है आज की दुनिया, 21st सेंचुरी का वर्ल्ड है, मॉडर्न दुनिया है अपनी, जैसे नॉर्मल हमारी दुनिया ऐसी दुनिया। उसमें दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बेस बना हुआ है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। हाँ? ये इससे कनेक्टेड है। ये जो पिक्चर बनी है ना, ये हिटलर के अगार्था में भाग के जाने की थ्योरी के ऊपर बनी है मूवी। अच्छा। ठीक है, तो उस मूवी में क्या दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है। ठीक है, वो बेस जो है वो किस शेप में है? हैक एंड क्रूज। मतलब जो हिटलर अपने फ्लैग पे स्वास्तिका यूज करता था ना, उसको हैक एंड क्रूज बोलते हैं। दैट वाज नॉट स्वास्तिका। अच्छा, ठीक है, तो उसको हैक एंड क्रूज सिंबल बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल होता है। तो उस शेप में बना हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स बेस पूरा। अब उस बेस के अंदर दिखा रहे हैं कि वही पूरे नाजी यूनिफॉर्म में, सोल्जर यूनिफॉर्म के अंदर लोग घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है कि फिर पृथ्वी के ऊपर क्या कहते हैं, यूएस दिखाया जाता है। ठीक है, यूएस की एक फीमेल प्रेसिडेंट है और वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रही है और वो फ्लाई करके जाती है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के हेलीपैड पे उसका हेलीकॉप्टर लैंड करता है, एक सामने गेट होता है, वो अपना हाथ उस गेट पे रखती है और जब फिंगरप्रिंट रीड होता है ना तो उसका हाथ जो है एक रेप्टिलियन क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो मैंने भी देखी और काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं कि मतलब लिजार्ड क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड कहते हैं, ह्यूमनॉइड्स, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स के ऊपर हाँ वीडियोस भी वायरल हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल, तो वो लेडी अंदर जाती है। हाँ, अंदर जाती है तो अंदर जाके पूरा दिखाते हैं कि अगार्था के अंदर हो क्या रहा है, पूरा दिखाते हैं कि अगार्था है ये। ठीक है, अब जाती है वो अंदर दिखाते हैं सब लोग बैठे हुए हैं। तूने एक पेंटिंग देखी होगी लियोनार्डो दा विंची की, द लास्ट सपर,
जिस पे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं बीच में और एक लाइन से उनके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ बिल्कुल हाँ, हाँ, ऐसा ही हाँ। एक सीन होता है उसमें, जिसमें दिखाते हैं बीचों बीच हिटलर बैठा हुआ है। ओह फक। हिटलर बैठा हुआ है वो और अपने सारे बाशिंदों के साथ डिनर कर रहा है वहाँ बैठ के, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टेबल पे जाके बैठती है और हिटलर से हाथ मिलाती है। फिर मूवी में कहानी आगे चलती है, फिर दिखाते हैं कि कोई एक लड़की है, उसको विजन्स आते हैं, तो चांद से हिटलर का कोई एक ऑफिसर होता है, वो अपने यूएफओ में बैठकर आता है, तो उसमें दिखाते हैं कि जो ये यूएफओ हम देख रहे हैं ना, वो एलियन यूएफओ नहीं है, ये साले नाजीज ने बनाए हुए हैं ये यूएफओ। अच्छा, वही वो जो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लग रहे थे। डेवलप करने में लग रहे, तो उनका हाँ। स्पेस ट्रेवल का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया था कि वो सारे के सारे मून पे चले गए थे, उन्होंने मून पे अपना बेस बना रखा है, और वो अब फोर्थ राइक की तैयारी कर रहे हैं। फोर्थ, जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 किया था उस टाइम पे वो थर्ड राइक की तैयारी। थर्ड राइक का मतलब होता है कि तीसरा राज या तीसरी बादशाहत। अच्छा, हाँ ठीक है। कि जर्मनी का या हिटलर का तीसरी बादशाहत आएगी, तो उसके लिए युद्ध हो रहा है। वो फेल हो गया, तो अब वो मून बेस में है और वो फोर्थ राइक की तैयारी कर रहे हैं, चौथी बादशाहत की, कि जर्मनी का राज, नाजी जर्मनी का राज पूरे दुनिया पे फैलेगा। तो वहाँ मून बेस पे वो तैयारियां हो रही हैं सारी, भाई वो यूएफओ बना रहे हैं, वो हथियार बना रहे हैं भयंकर। अगाथा में हिटलर है, हिटलर अगाथा में है पृथ्वी पे, वहां पे भयंकर वो डायनासोर्स को ट्रेन कर रहे हैं भाई। अच्छा, वो तुमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक्स में, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ था, जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को और उनकी वाइफ को गोली मार दी गई थी। वो लोग एक कार में घूम रहे थे, और उस कार में घूमते हुए उन दोनों को गोली मार दी गई थी। तब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, चला 4 साल, ख़त्म हो गया। लेकिन जिस समय सारी चीज़ें घटना घट रही थी, कभी भी किसी ने भी उस कार के बारे में कुछ ना ध्यान दिया, ना कभी सोचा। लेकिन जब उस कार के सारे घटनाक्रमों को, जो आगे इंसिडेंट हुए उस कार को लेके, जब देखा कुछ ऐसे लोगों ने जो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते, तो उनको लगा कि ये कार श्रापित है। कैसे? और बड़ी ही अमेजिंग मिस्ट्री निकली, जुड़ी हुई है उस कार की नंबर प्लेट के साथ। एक ऐसा खतरनाक कोइंसिडेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कार खरीदी जाती है, दी जाती है ऑस्ट्रियन आर्मी के एक जनरल को। वो कार उनके पास रहती है काफ़ी समय तक, और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो उनका एक बैटल होता है, वर्ल्ड वॉर 1 की बैटल्स के एक वो आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। तो वेल्सोवा करके एक जगह होती है जहाँ वो बैटल चल रहा होता है, वो बहुत बुरी तरीके से हारते हैं वहाँ पे। तो उनको उस चीज़ का एक सदमा लग जाता है कि यार मैं कैसे इस बैटल को हार गया, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनको उस बैटल की वजह से। तो वो पागल हो जाते हैं, और उस पागलपन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर वो कार दी जाती है यूगोस्लाविया के एक कैप्टन को। उस कैप्टन के पास वो कार सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रहती है। 15 दिन में वो बंदा जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के 4 लोगों का एक्सीडेंट कर देता है, और 5वीं बार उसकी कार जो है पेड़ से टकराती है और गर्दन टूट के वो मर जाता है। फिर उसके बाद वो कार पहुंचती है एक डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर किस जगह का था मुझे ये तो नहीं पता चला, बट वो डॉक्टर क्या था, उस डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो कार चलाता था, 4-5 बार एक्सीडेंट्स हुए, और लास्ट में जाके जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब उसने कार छोड़ी, तो एक एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया। तो जब उसने हिस्ट्री देखी कि जिसके पास से ये कार पहले आई है वो भी मरा, जिसके पास ये कार पहले थी वो भी मरा, तो उसको लगा कि यार ये कार कुछ ना अनलकी फैक्टर अपने साथ लेके चल रही है, तो इस कार को मैं बेच देता हूँ। अच्छा, उसने ये चीज़ नोटिस करी फिर। हाँ, फिर उसने वो कार बेची एक स्पेन के रेस कार ड्राइवर को। वो रेस कार ड्राइवर उस कार के से रेसिंग कर रहा था, ड्राइविंग जो प्रैक्टिस होती है, वो बंदा भी उस प्रैक्टिस को करते हुए मर गया। ओए तेरी, एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। एक के बाद एक उस टार्जन द वंडर कार। एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट, मान सकते हो आप। एक के बाद एक जिस इंसान ने वो कार चलाई, उस इंसान के जीवन में, मतलब कहते हैं ना, मिस हैपनिंग्स के इंसिडेंट शुरू होने लग गए। और जिसके पास भी वो कार जा रही है, वो बस वो क्या कहते हैं ना, मनहूसियत लेके ही पहुंच रही है, उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। फिर क्या होता है,
उस कार को रखा गया म्यूजियम में। जब सब लोगों ने उस कार को डिसओन कर दिया ना कि नहीं भाई हमें ये चाहिए ही नहीं, फिर वो वियना के एक म्यूजियम में वो कार आज भी रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैंने ये खोजने की कोशिश करी कि यार अगर इस कार के साथ ये कर्ज वाली चीज़ जुड़ी हुई है, सो कॉल्ड कर्ज जुड़ा हुआ है, तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने ये कार कहाँ से खरीदी? क्या ऐसा था कि उन्होंने भी किसी और इंसान से ये कार खरीदी हो? बट पता चला कि नहीं, उस टाइम पे जो कंपनी हुआ करती थी सैम्पटन नाम की शायद थी, पता नहीं, और वो कार उन्होंने ब्रांड न्यू खरीदी थी वहाँ से। तो ये तो एक चीज़ फैक्टर मेरा क्लियर हो गया कि जो वो कार थी वो ब्रांड न्यू थी। शायद वो कर्ज वाली चीज़ थी, वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के मरने के बाद से ही शुरू हुई उस कार के साथ। अच्छा, मतलब कि वो नई कार उसने खरीदी थी, ब्रांड न्यू कार खरीदी थी सबसे पहले। अब वो उस कार के अंदर ही एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट हाँ, में। उनको गोली मार के मार दिया गया। मतलब कि कर्ज वो बाद में स्टार्ट हुआ। बाद में स्टार्ट हुआ, वो ब्रांड न्यू कार थी बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, उस कार की नंबर प्लेट के साथ एक बहुत ही खतरनाक कोइंसिडेंस जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उस कार की नंबर प्लेट का जो नंबर था वो था A11 11 18। मीन्स अब मतलब इसका निकलता है उस डेट के साथ जुड़कर जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। 11 तारीख 11वां महीना 1918। मतलब वो उससे कनेक्ट था वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड गाड़ी का जो नंबर था वो था A11 11 18 और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 11 11 18 को। ओ भाई। और जिस दिन वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस डे को बोलते हैं आर्मिनेस्टिस डे, और उस गाड़ी में भी A स्टैंड्स फॉर आर्मिनेस्टिस। कमाल की तो चीज़ है मतलब भाई। कि उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे पहले से ही वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने की तारीख मेंशन थी। भाई भाई साहब, साहब, ये एक ऐसा खतरनाक कोइंसिडेंस था। मतलब मैंने इतनी रिसर्च करी ना इस बारे में जानने के लिए कि क्या मतलब ये रियल नंबर प्लेट थी ये। तो हर जगह मतलब कोई भी इस फैक्ट का डिनाई में कोई चीज़ मेरे को नहीं मिली कि किसी ने डिबंक कराओ, नहीं ऐसा नहीं था, बट था। 11 stands for 11th and another 11 stands for November month 11। फिर उसके बाद 18 stands for 1918। जैसे हम आज के टाइम पे डेट लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे? 1/1/2025 में 25 ही लिखते हैं हम खाली। हाँ हाँ, तो ऐसे ही वो 11 11 और 18 था। 18। तो उस गाड़ी पे वर्ल्ड वॉर खत्म होने की डेट पहले से ही मेंशन थी, और वो गाड़ी खुद कारण बनी वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने का। वो कैसे? क्योंकि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड वो ओपन टॉप गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के घूम रहे थे और तब किसी ने आके उनको गोली मार दी ओए थी। तेरी। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। रियली? भाई साहब, यस, वर्ल्ड वॉर इसी बात से स्टार्ट हो गया था? इसी वजह से स्टार्ट हुआ था कि वो कुछ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे कुछ, जो उस सरकार को शायद लाइक नहीं करते थे या किंग को लाइक नहीं करते थे, तो वो किसी और कंट्री के थे, ठीक है। अब वहाँ से बात निकली कि ये जो ग्रुप था, रेजिस्टेंस ग्रुप था, इनको बैक कौन कर रहा था। तब पता चला कि ये उस कंट्री से थे, तो फिर बस वो होता ना वहां से इनिशिएट हो गया। इनिशिएट हो गया। तो वो गाड़ी वजह थी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के मरने की, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, और उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने की तारीख भी थी। अब भी है ये अवेलेबल? यस, वो म्यूजियम में कार आज भी खड़ी है उसी सेम नंबर प्लेट के साथ।